ये चीज थी कि हमने एक ही टाइप से 3 क्वेश्चंस को देखा, तीनों क्वेश्चंस के बीच में क्या डिफरेंस था और तीनों क्वेश्चंस के बीच में क्या सिमिलरिटी थी, उसके बारे में हमने बात करी। ठीक, तो क्वेश्चन आपको दिखने में सेम लग सकते हैं पर उनके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ फर्क होगा। क्वेश्चन आपको दिखने में अलग लग सकते हैं पर उनके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी। ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट्स अकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको फील करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको रटना ना पड़े चीजें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सीधे बिना फालतू का टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले आपको सीक्वेंस के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, अगर मैं नंबर्स को अरेंज कर दूं, मैं कह रहा हूँ 1 3 7 11 13 14 17, कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ, तो मेरा वो ग्रुप ऑफ नंबर्स हो गया। अब उन्हीं ग्रुप ऑफ नंबर्स में अगर कोई एक डेफिनेट पैटर्न आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, जैसे मेरे पास सामने लिखा हुआ है 2,4,6,8, तो आप साफ साफ देख पा रहे हो यहाँ पर ये इवन नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। नीचे वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जो कि 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद में 1 4 9 16, अगर थोड़ा सा आप समझो तो यहाँ पर ये स्क्वायर नंबर्स है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 10 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से। सिमिलरली लास्ट वाला हमारा पोर्शन है। तो ये अगर कोई एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर्स हमारे कहलाएंगे क्या, सीक्वेंस करेंगे। तो सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर, नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर एज पर सम रूल, जिसमें कोई ना कोई एक रूल बन के सामने आ रहा हो। जैसे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल बन रहा है कि ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास एक रूल बन रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अब मैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 से पहले भी एक ऑड नंबर आता है जो होता है 1। ठीक है, उसके अलावा एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल टर्म और फॉर्मूला, जिसको हम कोई एक जनरल टर्म या फिर जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सके। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है क्लास 10 में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में क्या हो रहा है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करा। आपने कहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से किसी एक सीक्वेंस में भी एक कोई जनरल टर्म होगी, एक कोई जनरल फॉर्मूला होगा जिससे आप उसकी किसी भी पूरी सीरीज का या पूरी सीक्वेंस का कोई सी भी टर्म को आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा 2,4,6,8, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ या डेफिनेट ऑर्डर ऑफ क्या है, इवन नंबर्स है। तो बेटा इवन नंबर्स को हम लिख सकते हैं 2n की फॉर्म में। इवन नंबर्स को हम लिख सकते हैं 2n की फॉर्म में, जहां पे n जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, सबसे पहली टर्म क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। जो आपने जनरल फॉर्म अपने सामने निकाली है वहां पे n की जगह पे पहली वैल्यू रख दो, मतलब n इक्वल्स टू 1 रख देंगे। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। फिर मैं पूछ रहा हूँ इसकी थर्ड टर्म क्या होगी, तो आप n की जगह पे क्या रख दोगे, 3 लिख दोगे, तो 2 3 जा 6। ऐसे मैंने पूछा आपसे इसकी 100th टर्म क्या होगी, तो आप n की जगह पे 100 पुट कर दोगे, दैट विल बिकम 200। तो इस तरीके से हम एक जनरल टर्म से उस सीक्वेंस की या फिर उस सीरीज की कोई सी भी एक टर्म निकाल सकते हैं, बड़ी ही इजी। आगे की बात करें, जैसे ये रहा 3,5,7,9, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सर इसमें आप कर सकते हो, ये होगा 2n+1, जहां पे n की वैल्यू फिर से क्या होगी, नेचुरल नंबर्स होगी। आपने बोला n की जगह 1 पुट करिए, क्या पुट करिए, n की जगह 1 पुट करिए, तो मेरा क्या आएगा, 2 1 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। मुझे मिल गई मेरी फर्स्ट टर्म। दूसरी बात, किसी भी सीरीज को या किसी भी सीक्वेंस को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, हम उसको डिफरेंट तरीकों से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसी चीज को और कैसे लिख सकता हूं, मैं इस चीज को और लिख सकता हूं 2n-1, 2n-1। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। पर यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो मैं यहां से करूंगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा
n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अब आप n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर दो। बहुत ही सिंपल सा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कुछ लोगों को, पर कोई परेशानी नहीं है, आपको सेकंड वाला भूल जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो समझाने के लिए था। फर्स्ट तरीका हमारे पास है, वो याद रखना। थर्ड की बात करें, थर्ड की अगर आप जनरल टर्म लिखोगे तो क्या होगा सर, एन स्क्वायर, और ये हिस्सा हमारा ऐसे का ऐसा, कि मेरे पास जो भी टर्म है एन की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर, 3 पुट करूंगा 3 का स्क्वायर, सिंपल सा। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं एक नंबर में कि व्हाट इज द जनरल टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो आप अगर ध्यान दो, पहली टर्म है 1/2, फिर है 2/3, फिर है 3/4। एक चीज मेरे को समझ में आ रही है इसमें, कि जो चीज यहाँ पे लिखी है वही चीज यहाँ पर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, तो आपने मान लिया कि सर n से स्टार्ट हो रहा है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमेशा उससे एक बड़ा है, क्या, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 2, 2 पुट कर रहे हैं तो 3, 3 पुट कर रहे हैं तो 4, तो आप यहां पर लिख सकते हो n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इजी सर, ठीक, ऐसे हमारे पास कुछ भी हो हम उसको आराम से जनरल टर्म्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक नंबर का आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिना इस कॉन्सेप्ट को जाने आप आगे का काम नहीं कर सकते। अब कुछ बातें जो हमको आगे याद रखनी है, कि हम जब अब एपी स्टार्ट करेंगे मेन, तो उसमें भी और इसमें भी हम टर्म्स के नाम लिखेंगे। हम ऐसे 2, 4, 6 तो नहीं दे रखा होगा, दुनिया भर के लाखों हमारे पास सीक्वेंस है, लाखों हमारे पास एपी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हर टर्म्स को डेफिनेट ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए आप आमतौर पे यूज करते हो या तो A1 या फिर A। हमने A मान लिया अपना क्या, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूं, जैसे मैं इसमें थर्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो उसको मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन नीचे क्या लिख दूंगा, 3। फर्स्ट की बात कर रहा हूं, नीचे क्या लिख दूंगा, A। सेकंड टर्म ऐसी हमारे पास क्या होगी, A2। थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी, A3। अब मैं बोल रहा हूं nth टर्म, तो आप लिखोगे AN, ठीक है। और nth टर्म हमारे पास सर होती है जर्नल टर्म, हम आमतौर पे n से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म हमारे पास है किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी एपी की जर्नल टर्म। अब मैं आपसे पूछूं यहीं पे, बताओ इसकी pth टर्म क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर ए पी। qth टर्म क्या होगी, ए क्यू। इस तरीके से हमको बात याद रखनी है। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार यहां से, अब तक हमने यहां से यहां गए, अब हमको यहां से यहां की तरफ जाना है। मैंने बोला कि एक सीक्वेंस है जिसके लिए जर्नल टर्म, देखिए nth टर्म है, nth टर्म को ही हम बोलते हैं क्या, जर्नल टर्म, ठीक है। nth टर्म हमारे पास है n इंटू n-3/n+4, और इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए आपको फर्स्ट, थर्ड और 18 टर्म निकालनी है। तो क्या तरीका होगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आपका 2 नंबर में आएगा, ठीक है। A1 निकाल लिए, तो A1 के लिए 1 इंटू 1-3/1+4, 1 इंटू -2/5, तो सिर्फ पहली टर्म तो हमारे पास होगी -2/5। अब बोल रहे हैं थर्ड टर्म निकालिए, कोई परेशानी नहीं है, 3, 3-3/3+4, 3-3 होता है 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे, फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। 18 टर्म की बात करी उन्होंने, तो वो भी निकाल देते हैं, 18, 18-3/18+4 कितना होगा, 18 इंटू 15/22, काटेंगे 9, काटेंगे 11, 15 9 जा 135/11। इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस वाला टॉपिक खत्म हो गया। इससे ज्यादा हमें इसके अंदर कुछ और नहीं समझना, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ और इसके अंदर है भी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें डेफिनेशन बताने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जहां से आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक, हम सीक्वेंस के बारे में बात कर चुके हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, तो अभी समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस है। मतलब दुनिया में बहुत सारे सीक्वेंस हैं, उनमें से हमने एक पर्टिकुलर टाइप के सीक्वेंस को उठाया और उस सीक्वेंस का नाम रख दिया हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस क्या होगा, उसमें एक ही रूल लग रहा होगा। ऐसे लास्ट में देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लग रहे हैं, कि स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस भी बन रहा है, क्यूब्स का भी सीक्वेंस बनेगा, फ्रैक्शंस का भी सीक्वेंस बन सकता है। तो यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि आप अभी सामने देख पा रहे हो, मेरे पास 4-5 एग्जाम्पल्स हैं। इनमें अगर आप नोटिस करो शुरुआत के 2-3 एग्जाम्पल्स में, तो
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 के बराबर आ रहा है। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस भी 1 के बराबर आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 के बराबर आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा 4 आ रहा है। यहां पर देखते हैं, -10 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9। तो सर इनका डिफरेंस भी माइनस का 9 आ रहा है। सेम तरीके से आप इसको देखोगे तो यहां पर भी डिफरेंस हमारा माइनस का 9 ही आ रहा होगा। तो आपने भी नोटिस करा कि यहां पर जो हमारे पास सीक्वेंस है उसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर है। बस यही हमारी एपी है। अगर लगातार आने वाली जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट डिफरेंस रहे, या फिर डिफरेंस जो आ रहा है वो एक कॉमन नंबर आ रहा हो, तब हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस हमारा क्या बन जाता है, वो पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस हमारा बन जाता है एपी। ठीक है, जैसे इसकी बात करें अगर हम, अब यहां पर देखा तो डिफरेंस आ रहा है 3 का, यहां पर देखा तो डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहां पर देखा डिफरेंस आ रहा है 7 का। क्या डिफरेंस यहां पर कॉमन है, नहीं सर, तो ये एपी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, √3 माइनस √2 कुछ एक अलग नंबर आएगा, √4 माइनस √3 कुछ एक अलग नंबर आएगा, बिकॉज आपको पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। माइनस कर लेते हैं 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचा 3। इसका आंसर कितना आया हमारे पास 0.318। √4 का मतलब होता है 2, तो सर अब आप 2 में से 0.732 माइनस कर रहे हो, तो आप जब इसको माइनस करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर कहीं ना कहीं आएगा 8, 6 और यहाँ पे 2, 0.268। समझाने के लिए एग्जांपल था खाली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अ गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, तो आपको सिर्फ इतना करना है, जो ये टर्म्स दे रखी हो इनके बीच का डिफरेंस निकालना शुरू कर। सेकंड वाली में से पहली वाली को माइनस करिए, थर्ड वाली में से सेकंड वाली को माइनस करिए, फोर्थ वाली में से थर्ड वाली को माइनस करिए, जितनी भी टर्म्स दे रखी हो उन सब में यही काम करेंगे। अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा होगा तो हमारा वो बन जाएगा एपी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो एग्जाम्पल से हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन के तौर पे एपी क्या होता है। सो अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म a1 है, दूसरी a2 है, तीसरी a3 है, डैश 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 अप टू हमने an एक टर्म एक सीक्वेंस ले लिया। इफ a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 विच इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। आप देखो an, अगर मैं 2 को n मान लूं तो 1 क्या होगा मेरे पास n माइनस 1, 3 को अगर n मान लूं तो 2 क्या होगा n माइनस 1। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि an माइनस an माइनस 1 सबकी सब बराबर आ रहे हो, जिसकी बराबर की वैल्यू हमने मान ली है लेट से d, लेट से जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है d। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ये पूरा सीक्वेंस होगा इट विल बी अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एबी। बस इतना सिंपल सा है, इसके अलावा हमको कुछ और नहीं देखना। इसमें हमारे पास एक छोटा सा क्या कहते हैं रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि अगर हमसे कह रखा है कि कोई सीक्वेंस एपी में है, कि अगर हमसे कह रखा है कोई सीक्वेंस एपी में है, या फिर हमको प्रूफ करना है कि कोई सीक्वेंस एपी में है, तो आपको क्या याद रखना है। एक तो तरीका आप ये रहा कि आप कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को आपस में माइनस करो और देखो सारी की सारी वैल्यूज बराबर आ रही हैं नहीं आ रही हैं। जैसे अच्छा, ये जो हमने अभी डी लिखा था, इस डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। चलिए, मान लो मैंने एग्जांपल लिया 7, 10, 13, 16 डैश डैश डैश। आपसे पूछा गया है कि बताओ इट विल बी एन एपी और नॉट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे 10 माइनस 7 3 के बराबर, 13 माइनस 10 3 के बराबर, 16 माइनस 13 3 के बराबर। सिंस all these difference are all these differences are same, thus sequence is an AP। बात खत्म, इससे ज्यादा हमें इसके अंदर कुछ और नहीं समझ। ठीक, अब ये बात तो तब हुई
कि जब आपको इस तरीके से सीक्वेंस दे रखा हो तो आप ऐसे किसी भी एपी को प्रूव करो कि वो एपी है या नहीं। और ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे तब भी आपको दिमाग में रखना है कि सीक्वेंस एपी कब होगा, जब उसकी लगातार आने वाली दो टर्म्स का डिफरेंस कॉमन आ रहा है ना। हमने भी आखिरी में लिखा था an माइनस an माइनस वन, वो बात आपको याद रखनी है कि सर an माइनस वन हमेशा d के बराबर होता है। ये हमको एज अ रिजल्ट इसमें याद रखना होगा। ये हम रिजल्ट कब यूज करेंगे, जब हमको इस तरीके से पूछा होगा कि एपी जो सीक्वेंस गिवन है वो एपी है या नहीं। अगर नॉर्मल सीरीज दे रखी है तो ये तरीका है हमारे सामने, लेकिन अगर जर्नल टर्म की फॉर्म में दे रखा है तो हम अपनी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक, अब आप इसमें देखो, सिंस यहां पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसका किसी से भी मतलब नहीं है कि मैं फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं, मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं, मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं, मैं 1000 टर्म की बात कर रहा हूं, इस बात से उसका कोई भी मतलब नहीं। इसका मतलब ये जो डी होगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन, मतलब इसमें एन से कोई भी लेना देना नहीं। बस सिंपल सी बात इतनी सी। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, अगर मेरे पास एन दे रखा है और एन के बाद मैंने ये चीज निकालने की कोशिश करी और इसकी जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू में एन कहीं पर भी नहीं आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, एन कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तब वो एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं, जैसे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखें, हमारे पास एन दे रखा है तो पहले आप निकालोगे एन माइनस वन। एन माइनस वन कैसे निकालेंगे, एन की जगह पे एन माइनस वन पुट करा है तो यहां पर भी एन की जगह पे एन माइनस वन पुट करें, कितना होगा 6n माइनस सिक्स प्लस 2, it will be 6n minus 4। नाउ अब आप दो लगातार आने वाली टर्म्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या डिफरेंस आएगा, 6n प्लस 2 में से माइनस करेंगे 6n माइनस 4 को, तो 6n प्लस 2 माइनस 6n प्लस 4 इस तरीके से हमारा बन के आएगा। बिकॉज आगे नेगेटिव साइन है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 6n से 6n कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 6 के बराबर। तो आप ध्यान से देख रहे हो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास an माइनस वन की वैल्यू है, इट इज अ कांस्टेंट नंबर 6 विच इज d। मतलब अगर हम इसको इसकी टर्म्स निकालें, ऐसे पहली टर्म इसकी आएगी a1, तो a1 कैसे निकालेंगे, प्रीवियस देख के आ चुके हैं कि n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 6 प्लस 2 कितने हो गया 8। a2 निकालेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 14। a3 निकालेंगे 18 और 2 20। आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमेशा हमारा 6 के बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एपी में है। ठीक है, सिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, हेंस an इज एन एपी। बात खत्म, इतनी सी हमारे पास। सही है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अब मेरे पास an की वैल्यू an स्क्वायर प्लस वन दे रखी है, तो आप पहले तो an माइनस वन निकालोगे यहां पर भी, तो n की जगह पर n माइनस वन पुट करा, फर्दर सॉल्व करा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके से बन गया। चलिए सर, इजी काम था, हमने ये कर लिया। नाउ हमने क्या करेंगे, an में से an माइनस वन की वैल्यू निकाल माइनस करेंगे। an कितना है n स्क्वायर प्लस वन, an माइनस वन कितना है कुछ ये, चलिए तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 2, ये हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए 10th क्लास में। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, 2n ऐसे का ऐसा बचेगा और माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1। तो इस केस में आप देख रहे हो कि सर an माइनस वन की वैल्यू 2n माइनस वन आ, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा, जो भी इनकी लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस आ रहा होगा वो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कि अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो अब देखिए n की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो डिफरेंस आएगा 3, n की वैल्यू जब मैं 3 रखूंगा तो डिफरेंस आएगा 5, n की वैल्यू जब मैं 7 रखूंगा तो डिफरेंस आएगा 13।
कुछ इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, मतलब डिफरेंस हमारा अलग अलग तरीके से आ रहा है। ठीक, तो अगर मुझको क्वेश्चन आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये कि टेल वेदर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, तो आपको क्या करना है, अगर जनरल टर्म दे रखी है तो आप an दे रखा होगा, an की जगह पर an-1 निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस अगर एक कांस्टेंट नंबर आता है या फिर टेक्निकल भाषा में बोलें कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, कि वो n से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें n नाम की कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा। तो ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है उसका बेसिक आइडिया ले लिया। ठीक, अब हम आगे की बात करेंगे, कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और फिर जनरल टर्म इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ हम 2 टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हमारा सीक्वेंस और एपी क्या होता है इसके ऊपर सारा का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस भी साथ में खत्म हो चुके होंगे। 2 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं सामने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो क्या है कि एक एपी बना के दिखाइए, इजी सा क्वेश्चन, जहां पर हमको ए और डी के बारे में पता होगा कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, हमको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा जब nth टर्म हमको गिवन हो, जैसे कि ये है फाइंड कॉमन डिफरेंस इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n+2। अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन करा था कि हमको nth टर्म दे रखी थी और उसके बाद बताना था कि वो एपी होगी या नहीं होगी, सीक्वेंस है, एपी है या नहीं, जो काम वहां पे करा था वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता अब आपको होगा, मैं मान के चल रहा हूँ आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है, बट लिखने का तरीका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसको लिखेंगे कैसे, उसी के बारे में हमको बात करनी है। तो देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखो गिवन, कि सर हमको गिवन है यहाँ पर कि a की वैल्यू कितनी है 2 और d की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, देन हमारे पास जो रिक्वायर्ड एपी है, द रिक्वायर्ड एपी विल बी, अब ये वाली बात समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैं अपनी रिक्वायर्ड एपी को वो चीज लिख रहा हूं जो लिखने वाला हूं। हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, इसी की बात कर रहे हैं। आप अगर देखो ध्यान से, पहली टर्म मेरे पास आ गई सर ए, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 1 1 के बराबर, 1 को लिखने की जगह आप उसको मान लो कि आप डी लिख, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब आपको पहली टर्म पता है और आप सेकंड टर्म पे जाओगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करोगे, ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या आ गई, सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म से जब आप थर्ड टर्म पे जाओगे तो आप क्या करोगे, एक बार सेकंड टर्म में डी को फिर से ऐड करोगे। तो अगर आप सेकंड टर्म को भूल जाओ तो आप देखो कि जो मेरे पास थर्ड टर्म बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं a+2d बन के आ रही है। एक और तरीका समझते हैं, यहां से यहां गए तो खाली एक बार डी का इंक्रीमेंट हुआ, फिर जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक डी यहां पर बढ़ा और एक डी यहां पर बढ़ा, इसलिए 2d। सिमिलरली यहां पर बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा थर्ड टर्म हमारे पास 3d, आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4d। ऐसे जब मैं इसकी nth टर्म तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, मैं कहूंगा बिल्कुल nth टर्म की आप बात करो, तो देखो फर्स्ट टर्म की जब बात कर रहे थे तो डी की बात ही नहीं हो रही थी, मतलब डी जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो a+1d, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो a+2d, फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो a+3d। मतलब मैं जिस टर्म की बात कर रहा हूं उससे एक कम यहां पर लिख रहा हूं। तो जब मैं an की बात करूंगा, मतलब nth टर्म की बात करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा a+n-1d। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही चीज आपको आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि दिस इज द जर्नल फॉर्मूला या इक्वेशन फॉर जर्नल टर्म, कि अगर हमें किसी भी एपी की कोई जर्नल टर्म निकालनी है तो उसका सर ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करो कि एन आपको 17th टर्म चाहिए, आपको 19 टर्म चाहिए, 1000 टर्म चाहिए, वहां पर आप वैल्यू पुट करो और आपको वो टर्म मिलकर सामने आ जाएगी, अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता है। पर उस पर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। तो मैं यहां से आप देखो तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो रिक्वायर्ड एपी होगी मेरे पास वो a+d a+2d डैश 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 आगे तक बढ़ सकती है कितनी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a कितना है 2, a+d कितना हो जाएगा 2+3 5। ठीक, अब आप बार बार a+2d मतलब 2 प्लस
2 + 6 ऐसे करके नहीं करोगे। अब सीधे अपना शुरू करते हैं। 2 + 5 3 का है, 5 में 3 ऐड करें 8, 8 में 3 ऐड करें 11, बात खत्म हो गई। यही काम आप सेकंड क्वेश्चन के साथ में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कैसे करेंगे, यहीं पे दिखा देता हूँ। ये पूरा हिस्सा यहाँ तक ऐसे का ऐसे ही रहेगा। पहली टर्म है -1, -1 में आप 0.5 माइनस का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5, फिर आधा ऐड करोगे माइनस का 2, फिर माइनस का 2.5 अप टू सो ऑन। इस तरीके से हम अपनी एपी इजीली बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बात समझने की कोशिश करी है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करी है, ताकि ज्यादा हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इन छोटी चीजों पे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम ज्यादा टाइम दे पाए, है ना। तो ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो जब nth टर्म दे रखी। सिंपल सा था। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी कि nth टर्म अगर हमको पता है तो उसके बाद एक चीज मैंने आपको अभी ब्रैकेट में लिखवाई थी कुछ देर पहले कि an माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी। नहीं लिखवाई है तो आप एक बार दोबारा से लिख लो कि किसी भी एपी के लिए अगर मैं कोई सी भी दो टर्म्स लगातार वाली ले रहा हूं, जैसे an और an-1, या फिर एक तरीका और है an+1 या फिर an, तो लगातार दो टर्म्स आ रही हैं, लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं, तो उनका बीच का डिफरेंस हमेशा कॉमन होगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब इनका डिफरेंस भी डी के बराबर होगा, और ये सेम ही तरीका है एक्चुअली। यहाँ पर हम n लिख रहे हैं तो यहाँ पे n+1 लिख रहे हैं, यहाँ पे n-1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे n लिख रहे हैं, दोनों ही बातें सेम है। तो आपको ये समझना है कि nth टर्म और n-1th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमको लिखना है वो कैसे लिखेंगे कि वी नो डेट इन एनी एपी, किसी भी एपी के अंदर जो an-1 होता है वो d के बराबर होता है। सिंस हमको d की ही वैल्यू निकालनी है तो उसको पहले लिख दे रहे हैं। an हमको पता है कितना है 6n + 2, तो an-1 कैसे निकालेंगे, n की जगह पर n-1 पुट कर दीजिए, बन के आ गया पूरा का पूरा। आओ सॉल्व करते हैं। कितना होगा 6n - 6 प्लस का 2, सॉल्व करा 6n + 2 - 6n + 6 - 2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया 6। अब देखो ये दो टाइप के क्वेश्चन बन सकता था यहीं पे। यहाँ पे आप पूछ सकता था आपसे कि एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म हमारे पास है 6n + 2, तो बताओ वो एपी होगा या नहीं होगा, और अगर वो एपी होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालो। यही काम हमने क्या करा था, यही काम हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करे थे कि हमको nth टर्म दे रखी थी, पूछा था कि एपी है या नहीं, तो हमने an-1 निकाला था, या फिर उस केस में an+1 - an निकाला, दोनों एक ही बात है। निकाल के हमारा एक कांस्टेंट नंबर अगर आंसर आया था तो हम कह रहे थे दिस इट इज एन एपी। उसके बाद में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है फिर हम लिखेंगे कि वी नो दैट इन एनी एपी डी इक्वल्स टू इतना, और सिंपल सी एक लाइन और हमारे पास बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सीक्वेंस और एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने क्वेश्चंस थे, जितने टॉपिक्स थे, वो सारे हमने अपने कवर कर लिए। अब हमको करना है सीधे जनरल टर्म के बारे में बात, और उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की अगर हम जनरल टर्म की बात करें, जैसे कि हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल टर्म ऑफ एपी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो उसको दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है कि an = a + n-1 × d के बराबर होता है, जहां पर हमारा a क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी, d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, n क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे अगर कह रहा हूं कि 17 टर्म्स, तो इसका मतलब n की वैल्यू वहां पर हो जाएगी 17, कि मैं कौन से नंबर की टर्म की बात कर रहा हूं। और an का मतलब होता है nth टर्म। इन दोनों चीजों में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं शुरुआती दौर पे। समझिए मेरी बात को। मैंने कहा ये मेरे पास सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, कुछ भी है, तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं फिफ्थ टर्म, ठीक, मैंने क्या बोला, फिफ्थ टर्म, तो इसका मतलब है कि सर जो n की वैल्यू है वो आपने रखी है 5।
ठीक, मैंने बोला 11th टर्म, तो मतलब n की वैल्यू मैंने रखी है 11। और जो ये होता है an कहलाता है कि मेरी फिफ्थ टर्म है कौन सी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है मेरे पास 10, तो सर A5 मेरे पास हो जाएगी 10। ये जो an है ये nth टर्म को बता रहा है कि nth टर्म की वैल्यू क्या है, और n बता रहा है मैं कौन सी वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, पहली टर्म की बात कर रहा हूँ, 10वीं टर्म की बात कर रहा हूँ। और an बता रहा है कि उस टर्म की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है, सिंपल सा है। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इतना ही था खाली बेसिक में, फिर सीधे क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन आप पे बन सकते हैं कि कोई एपी दे रखी है आपको सामने, ठीक है, उस एपी में पूछेगा कि बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, आप बता दोगे। उसके बाद में आपसे, क्योंकि हम कर भी चुके हैं ये, उसके बाद में आपसे पूछेगा ऐसे यही एपी है, हमसे पूछा कि सर इस पर्टिकुलर एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है क्या करोगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, 2 के बराबर आ रही है, तो सर वो हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जनरल टर्म बताओ। अब बात थोड़ी सी बढ़कर आती है हमारे पास कि इस पर्टिकुलर सीरीज की, इस पर्टिकुलर एपी की जनरल टर्म क्या है। तो मैंने कहा सर यहाँ पर ए जो है वो 2 के बराबर है, और यहाँ पर हमारे पास डी जो है वो भी 2 के बराबर है, क्योंकि 4 माइनस टू इक्वल्स टू 2 होता है। सर जनरल टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस एन माइनस वन डी। तो जनरल टर्म में n आएगा ही आएगा, जनरल टर्म में आप n की वैल्यू पुट नहीं करते, ये वाली बात याद रखो। तो पहली टर्म मेरे पास 2 है, यहाँ पे n माइनस वन और d की वैल्यू भी 2 है, सॉल्व करा 2n माइनस टू, आंसर कितना आ गया 2n के बराबर, बिकॉज 2 से 2 हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। जनरल टर्म पूछने के बाद वो आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि फाइंड इट 17th टर्म। सर इसकी 17th टर्म कौन सी होगी, तो बस अब आपको क्या करना है, आपने एक बार जनरल टर्म निकाल ली, उसके बाद में आप n की जगह पर 17 पुट करके 17th टर्म आराम से निकाल सकते हो, और ये हम आपका आंसर है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक टाइप का हमारे पास क्वेश्चन बनेगा जिसमें हम बात करेंगे। सेकेंड टाइप का आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, उस सीरीज में मान लो ये दे रखा है 10 डैश 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 100, ठीक। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अभी हमसे देखो इन चारों में से कोई सी भी एक चीज पूछ सकता है आपसे, ए और डी कब पूछेगा वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, आपको देख के ही मालूम पड़ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन भी कर चुके हैं ए और डी निकालने वाले। एन पूछेगा या फिर एन माइनस सॉरी ए एन पूछेगा, ए एन पूछेगा तो समझ में आ गया हमको, एन पूछेगा तो क्या करना है, बहुत ही इजी है, देख के ही आपको मालूम पड़ रहा है कि ए क्या है और डी क्या है। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो ये मेरी लास्ट टर्म है, मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो जनरल फॉर्मूला मेरा काम करेगा वो सिर्फ इसी टर्म तक काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या मैं इसी वैल्यू को ए एन नहीं मान सकता कि सर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं, जो nth टर्म कौन सी है 100 के बराबर है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, nth टर्म की वैल्यू मान के चलेंगे। जैसे अब मुझे अगर इस केस में n की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि सर वी नो डेट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, गिवन में लिख लेंगे कि ए एन की वैल्यू 100 है, आपने 100 पुट करी, यहाँ पर 2 n माइनस वन 2, सॉल्व करोगे तो ये आपको पता है 2n के बराबर आ रहा है, और सर n की वैल्यू कितनी आ गई 50, वही आपकी n की वैल्यू आएगी, बिकॉज जनरल टर्म इज 2 इंटू 50 के बराबर हो गई। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं। थर्ड टर्म आएगी कि आप, थर्ड क्वेश्चन आपसे आएगा कि पूछेगा विच टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी, जैसे विच टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी इज 96, कि इस एपी की कौन सी टर्म 96 है। तो कौन सी टर्म की वैल्यू मुझको पता दी उन्होंने कि सर जिस टर्म की आप बात कर रहे हो उसकी वैल्यू 96 है, मतलब मुझको ए एन इस क्वेश्चन में आपने दे दिया, क्या नहीं दिया कि वो 96 जो है वो कौन सी टर्म है, मतलब इस क्वेश्चन में आपसे एन पूछा हूं फिर से। तो इस तरीके के हमको क्वेश्चंस करने हैं, फिर हमको इसके मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे जो लॉन्ग में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको याद है कि जैसे if mth term of an AP is m and nth term of an AP is n,
फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में हमको बात करनी है। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, इनको खत्म करते हैं टाइप वाइज, फिर हम आगे बढ़ेंगे उन चीजों के ऊपर। करते हैं हम एपी के बारे में, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जनरल टर्म के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड 12th एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी इतना। तो जब भी आपको एपी दे रखी हो और उसमें कोई टर्म के बारे में पूछा गया हो कि इसकी 17th टर्म बताओ, इसकी 18th टर्म बताओ या फिर 12th या 13th टर्म बताओ, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उसकी nth टर्म निकालनी है, मतलब आपको उसके जनरल टर्म निकालनी है। एक बार आपने उसकी जनरल टर्म या फिर nth टर्म निकाल ली, फिर आप n की जगह पर यहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। उसके बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये एपी दे रखी है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, गिवन चीजें लिखोगे कि हेयर हमारे पास ए की वैल्यू डी है, सॉरी 9 है, और डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 9, 17 माइनस 13। कम से कम कोई दो कॉन्सिक्यूटिव आपको दिखा देनी है रख के कि उनकी वैल्यू 4 के बराबर आ गई। तो अगर मुझे ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगी। सर nth टर्म ऑफ एन एपी होगी an, जो कि होती है a प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर। ए की वैल्यू आपने 9 रखी है, एन की वैल्यू हमको पता नहीं है अभी, और इसकी वैल्यू 4 है। सॉल्व करा तो 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4n। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपको 12th टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि नाउ 12th टर्म के लिए हम a12 की बात करें, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 5 प्लस 4 इंटू 12, 12 चौक 48, और 84 48 में 5 प्लस करा तो कितना आएगा 53। सिमिलरली आप इसकी 13 टर्म भी निकाल सकते हो। अच्छा एक सिंपल चीज, क्योंकि आमतौर पे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 12th और 13 टर्म लगातार वाली पूछे, लेकिन पूछ लिया गया है तो बड़ी बात नहीं है। हमने a12 निकाला 53, तो a13 निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे a13 निकालूंगा पूरा इस तरीके से? सर बिल्कुल भी नहीं। हमको सिंपल सा पता है कि अगर a12 इतना है, तो भैया जो a13 होगा वो कितना होगा 53 प्लस डी के बराबर। ये मैं अभी बात कर चुका हूं। हमेशा कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क मत करिए। यहां पर आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करा, और ये चीज आपको कब मालूम पड़ेगी जब आपने जो भी इससे पहले हमने पढ़ रखा है कि सीक्वेंस कब बनेगा, एपी कब बनेगी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, क्यों लगातार वालियों का डिफरेंस बराबर होता है, क्यों हम ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिखते हैं। जब वो बातें आपको डिटेल में समझ में आएंगी, तब आप ये चीजें अपने आप कर सकते हो। अगर वो मुझसे यहाँ पर, जैसे पहले इसके याद करते हैं, 53 प्लस डी कितना है 4, तो ये आ गया 57। अब खुद सोचिए, एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया, आपने इस तरीके से करा तो आपका टाइम कितना बचेगा, और आप अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आपके टाइम कितना खराब होगा। अभी तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 13th पूछा है, तो 4 से 13 के मल्टीप्लाई कराने में कोई दिक्कत नहीं। उसने वहां से 101 या 102 एक टर्म पूछ ली होती तो दिक्कत पड़ जाती। तो हमको ये चीजों को भी अपने दिमाग में रखना है कि क्या क्या अप्रोच हमको लगानी पड़ सकती है। आगे अगर उसमें बात करें, अब मान लो वो यहाँ पे 13th की जगह पर 15th पूछता, तो भी कोई परेशानी नहीं है। 12 से 15 कितना बड़ा, 3 स्टेप बड़े ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3d। 4 तिया 12, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे अब 12 प्लस करना होगा अगले स्टेप में। तो 12 प्लस करना बहुत आसान है, 65 हमने कर दिया। हमारी बहुत भारी कैलकुलेशन यहाँ पर बच गई जो हो सकती। और जिन बच्चों को टेबल नहीं याद होती है उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है। 13 की पहले वो 4 से मल्टीप्लाई करते अलग से, 15 की पहले वो 4 से मल्टीप्लाई करते। तो आपको अप्रोच सारी की सारी पता होनी चाहिए। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास दे रखी है -3, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास दे रखा है 5, तो सर उसकी nth टर्म बताइए। सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज अलग है। इसमें हमको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि nth टर्म हमको निकालनी है। यहाँ पर हमसे पूछ ही लिया है, अगले वाले में भी पूछ लिया गया। क्वेश्चंस तीनों सेम है और तीनों ही अलग है, सेम सेम बट डिफरेंट, वो वाला केस है। यहाँ पर कैसे डिफरेंट होंगे उनके बारे में बात करते हैं। ये और ये डिफरेंट हो गए, समझ में आ गया हल्का सा। यहाँ पे nth टर्म हमसे पूछ ली गई है, वहां पे nth टर्म हमको निकालनी थी, अंडरस्टूड करना है। तो आप पहले इसमें nth टर्म निकालें।
सेम तरीके से nth टर्म ऑफ एन एपी, तो जो नहीं लिखने वाला पार्ट है उसको नहीं लिख रहे हैं, उसको समझना होगा कि आपको यहाँ पर ये लाइन लिखनी है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना है -3, एन -1 नहीं पता, डी की वैल्यू 5, -3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 5n माइनस 8। बेसिक से हमने कैलकुलेशन करके अपना nth टर्म निकाल लिया। उन्होंने बोला हमसे 10th टर्म निकालो, तो लो ये लो 5 इंटू 10 -8, 50 -8 42 के बराबर हमारा इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया है तो क्या आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे? बहुत इजीली सर, ए की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू हमको पता है, nth टर्म पूछी हुई है, इस तरीके से n का फॉर्मूला लगाएंगे, अपना आंसर निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने ऐसा करा, बिल्कुल इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, तो आपको अगर क्वेश्चन ये आया हुआ है 2 नंबर का, तो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा बच्चा इसलिए क्योंकि एक छोटी सी चीज है, छोटे से शब्द हैं जो हमको याद रखने हैं। यहां पर हमसे कह रखा है कि वो एपी है, यहां पर हमसे कह रखा है कि वो एपी है, बट यहां पर हमसे कह नहीं रखा। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि वो एपी है या नहीं है, वो सीक्वेंस है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको एपी प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, a1 इक्वल्स टू -3, a2 इक्वल्स टू -1, a3 इक्वल्स टू 1, a4 इक्वल्स टू 3। देखते हैं हमारे पास क्या बन के आ रहा है। आपने a2 माइनस a1 करा, तो आंसर कितना आएगा, -1 -3। ठीक है, -1 + 3 आंसर कितना आएगा, 2 के बराबर। a3 माइनस a2 करा, तब भी आंसर 2 के बराबर। a4 माइनस a3 करा, तब भी आंसर 2 के बराबर। ठीक है, तो हम यहां पर कह देंगे सिंस डिफरेंस इज कॉमन बिटवीन consecutive terms, thus it is an AP। ठीक है, अब मैंने इसको एपी प्रूफ कर दिया है, उसके बाद फिर मैं ये वाला पूरा का पूरा सीन दोबारा करूंगा। तो ये चीज थी कि हमने एक ही टाइप से 3 क्वेश्चंस को देखा, तीनों क्वेश्चंस के बीच में क्या डिफरेंस था और तीनों क्वेश्चंस के बीच में क्या सिमिलरिटी थी, उसके बारे में हमने बात करी। ठीक, तो क्वेश्चन आपको दिखने में सेम लग सकते हैं, पर उनके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ फर्क होगा। क्वेश्चन आपको दिखने में अलग लग सकते हैं, पर उनके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी। ये बात भी आपको अपने दिमाग में रख के चलनी होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर को करते हुए। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें हमको n की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, क्वेश्चन कैसे दे रखा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, ये हमको एपी गिवन है, हमसे पूछा गया कि इस एपी की कौन से नंबर की टर्म 129 होगी। इसका मतलब क्या है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से नंबर की टर्म की बात कर रहा हूं, तो n की बात कर रहा हूं, और उस टर्म की वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं an की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये an के बराबर है। यही क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है कि इन द पर्टिकुलर एपी, इस तरीके से आपको एपी दे रखी होगी, इस पर्टिकुलर एपी के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स आ रही हैं। तो अगेन, अब तक इसको हम an मान के चल रहे थे, अब वाले केस में क्योंकि ये पूरी की पूरी एपी दे रखी है, तो सर nth वाली टर्म मतलब लास्ट वाली टर्म हमारे पास यही होगी, तो हम वहां पर भी इसको an मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट, चाहे कौन सी टर्म ये है ये पूछा जाए, या ये पूछा जाए कि इस पूरी की पूरी एपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, क्वेश्चन सेम है, कुछ भी खास नहीं करना, बिल्कुल दोनों को सेम तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। आगे की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन इसके एक टाइप के हैं, थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अलग हैं। अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ये लास्ट 3, स्पेशली ये लास्ट के 2, ये सुपर इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इनमें कुछ अलग सा काम होता है। ये आपके ऊपर के 3 जो क्वेश्चन है वो हद से हद 1 नंबर या 2 नंबर में आएंगे, बट नीचे वाले क्वेश्चन, स्पेशली 4th वाला क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपका 4 नंबर में या फिर 3 नंबर में भी आ सकता है। तो अच्छे से उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो वही, पहले के तीनों क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट हमको आजमाना है। ठीक, जैसे फर्स्ट पार्ट वाला इसका है,
आपको पहले गिवन लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे सर गिवन क्या है, ए की वैल्यू सर 4 के बराबर है, डी की वैल्यू मैंने आपको बताया है कम से कम 2 तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे माइनस करके, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, कितना आ गया आंसर 5 के बराबर। और यहाँ पर हमको an की वैल्यू भी 129 दे रखी है, तो आप लिखोगे सर वी नो डेट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है। an कितना है 129, a कितना है 4, n की वैल्यू हमको निकालनी है और d की वैल्यू हमको 5 गिवन है। इजी सा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करनी है। 4 यहां पर जाएगा तो ये हो जाएगा 129 माइनस 4 125, और यहां पर हम इस 5 से इस 125 को काट सकते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 25, दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ रही है 26 के बराबर आ रही है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर सकते हो। इस बार आप an को लेकर चलोगे 119 और इस केस में आप an को लेकर चलोगे 0। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, इसलिए आप एक बार ट्राई करना और बताना कि आपसे हुए या फिर नहीं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो सर क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि सर फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगी वो बताओ कौन सी। मतलब इस गिवन एपी के अंदर हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो ये उल्टी ऑर्डर में जा रही है, 39, 36, 33। तो एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये शायद 0 हो जाए, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आना शुरू हो जाए, क्योंकि कम करते करते नेगेटिव ही होगा एक टाइम पे जाके। तो हमसे ये पूछा गया कि कौन से नंबर की टर्म, 14th नंबर की टर्म, 15th नंबर की टर्म, 16th नंबर की टर्म, 100th नंबर की टर्म, कौन से नंबर की टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि an की जो वैल्यू आएगी वो कब नेगेटिव के बराबर आएगी। ये हमसे इस क्वेश्चन का मेन चीज है, तुमसे बोली जा रही है। क्या मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं कि an इक्वल्स टू नेगेटिव करके अपना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे मैथमेटिकली इसका। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं वो समझिए। नेगेटिव नंबर का मतलब जो 0 से छोटे हो। तो बस a इक्वल्स टू इतना, d इक्वल्स टू इतना, ऐसे हमने इन तीनों क्वेश्चन के लिए करेंगे, वो इसके लिए करोगे। फिर उसको लिखोगे कि नाउ an जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, an शुड बी लेस देन 0, तभी वो नेगेटिव होगा। तो बस इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। a प्लस n माइनस 1d, दो बातें हैं जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ गया, लेस देन ग्रेटर देन का। तो लेस देन ग्रेटर देन को आप थ्रू आउट द क्वेश्चन बिल्कुल जैसे इक्वल टू को ट्रीट करते हो वैसे ही ट्रीट करो, बस दो पर्टिकुलर केसेस को छोड़ के जो उसके बारे में आपको बताऊंगा कुछ देर हम सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर है 39, n की वैल्यू बच्चों हमको पता करनी है, और d की वैल्यू 36 माइनस 39 इक्वल्स टू माइनस का 3। चलिए 39 इसको माइनस करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, प्लस का 3 लेस देन 0, माइनस 3n प्लस 42 लेस देन 0, माइनस का 3n इज इक्वल्स टू माइनस का 42। कुछ इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आया। यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। आपने n की वैल्यू -3 है, मल्टीप्लाई करी -3n हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो प्लस का बन गया, 39 प्लस 3 हमारे पास 42 हो गया, और नॉर्मल सॉल्व करा। आप जैसे जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हो, वही काम आपने इसमें करा। अब यहां पर जाके इस पर्टिकुलर चीज में फर्क आएगा। वो फर्क क्या है कि सर अगर इनइक्वालिटी का साइन लगा है, मतलब लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन लगा है, और दोनों तरफ नेगेटिव है, जैसे इक्वल टू के केस में आप नेगेटिव से नेगेटिव काट देते हो, इस केस में ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लेस देन दे रखा है तो उसको ग्रेटर देन में चेंज करना पड़ेगा। क्यों होता है वो समझते हैं ताकि अगेन रटना ना पड़े। -2 इज ग्रेटर देन -3, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू दैट -2 इज ग्रेटर देन -3। इस बात में कोई भी संकोच नहीं है, किसी भी टाइप का कोई परेशानी नहीं है, पता होता है हमको कि नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। बट अगर मैं इन दोनों के माइनस यहां से हटा दूं, जो मैं कैंसिल करने की बात कर रहा हूं, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? विल दिस स्टेटमेंट बी वैलिड? नहीं सर, क्योंकि अब कह रहा है कि 2 की वैल्यू 3 से बड़ी है, विच इज नॉट द केस, जो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब मुझको इसको सही करने के लिए इस तरीके से लिखना हो। तो यहां से मुझे क्या बात समझ में आई कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव में है और इनइक्वालिटी की बात चल रही है, तो जब आप नेगेटिव हटाओगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन को रिवर्स करना होगा। वही वाली बात यहां पर लगी कि जब भी आप नेगेटिव से नेगेटिव काटोगे, पहली बात तो यहाँ पे काट के नहीं दिखा सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली सेम ही चीज दूसरे केस में भी होती है, जो होता है रेसिप्रोकल का केस। जैसे मैंने बोला कि सर 1/x इज इक्वल्स टू 1/2, तो आप क्या करते हो, दोनों को रेसिप्रोकल करके x इक्वल्स टू 2 लिख देते हो। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं 1/x इज लेस देन 1/2, अब भी कर सकते हैं? नहीं भाई, अब भी हमको साइन को चेंज करना पड़ेगा। जो रीजन वहां पर है वही रीजन यहां पर हो, बस वहां पर इंटीजर्स के हिसाब से, यहाँ पे फ्रैक्शन के हिसाब से होगा। डिटेल में नहीं जा रहे हैं, समझ लेते हैं अभी तक खाली इसको इतना ही। इसके बाद आप n की वैल्यू निकालोगे तो 3 1 जा 3 4 जा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 14 आ रही है, बात करना मतलब n की वैल्यू फॉर ग्रेटर देन 14, हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, हमारी ये बात सही हो जाएगी। तो एक बात और है इस बात का मतलब कि n ग्रेटर देन 14 इज नॉट आवर आंसर, मतलब n की वैल्यू 14 से बड़ी जो आ रही है वो मेरा आंसर है। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 में ही करूंगा। तो 14 के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? तो भैया 14 के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 15। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? आर आंसर इज n इक्वल्स टू 15। वहीं पे ये लेस देन होता तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी होगी, लेस देन से मतलब नहीं। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, एक बार प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, सेम ही टाइप के क्वेश्चन बना लो, बस इस सीरीज को चेंज कर दो। 4,9,14 है, आप इसको 7,11,13 कर लो या 14 कर लो, जो आपको मन करे वो कर लो। एपी बनाना आपको आता है, कोई सी भी 3 टर्म्स आप बना लो अपने अकॉर्डिंग और आगे काम शुरू करो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी एक अच्छी बात है जो हमको समझनी होगी, और फिर हमारे एन निकालने वाले लगभग सारे क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। इसके बाद हमें फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने करने हैं जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सर ए की वैल्यू कितनी है? 61। डी की वैल्यू कितनी है? 57 माइनस 61 मतलब -4 के बराबर। एन आपसे बोल रहा है कि सर 8 है। सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जैसा लग रहा है, इसमें कुछ खास बात तो लग नहीं रही है, तो आओ देखते हैं इसमें कोई खास बात होगी या नहीं। वी नो दैट an is equals to a plus n minus 1d। an आपके पास दे रखा है 8, a दे रखा है 61 और d दे रखा है हमारे पास माइनस का 4। आइए सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 61 हमारा कुछ इस तरीके से यहां पर हो जाएगा, वहां पर कितना बचेगा? -4 इंटू n माइनस 1। इसको आप जब माइनस करोगे तो कितना होगा? 61 में से 1 गया, हमारे पास बचा 16, 53 माइनस का 53 ये होगा, -4 n माइनस 1। इसमें तो माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब देखिए 53 इक्वल्स टू 4n माइनस 4, 4 यहां पर आके प्लस हो जाएगा 57। तो बच्चों n की जो वैल्यू आ रही है वो इस पर्टिकुलर केस में 57/4 आ रही है, जिसको अगर आप और सॉल्व करो तो वो आएगी 1 16 4 14 1/4 मतलब 14.25। ठीक है, अगर आपने ये आंसर लिख के आ गए तो इसका मतलब आपको एपी समझ में नहीं आया है और आप एपी रट के आए। ठीक, दूसरी चीज कि आप में कॉमन सेंस की थोड़ी सी कमी होगी अगर आप एग्जाम में यार आंसर लिख के आ रहे हो तो, क्योंकि इसका ये आंसर है ही नहीं।
इसका मतलब ये है कि ये जो ये एपी हम गिन रहे हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, उसमें 14.25 टर्म, मतलब 14.25वीं टर्म हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में आ पाएंगी? 1 के बाद सर 2 ही तो आया, 1.5, 2.5, 3.5 थोड़ी यहाँ पर आ रहा है। तो वही बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है या फिर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो n की वैल्यू ये पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि n एक नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, thus this AP does not contain 8 as its term। और इस तरीके से हमने अपने ये वाले क्वेश्चन भी कर। आज हमने जितने क्वेश्चंस करे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से आपको एपी जो भी 8-9 नंबर की हमारे एग्जाम में आने वाली है, कम से कम आपको 2 से 3 नंबर का सामान यहाँ से देखने को मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट में से आपको एपी का भी क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यू भी मिलेगा, और इसी कॉन्सेप्ट से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो एपी का लेक्चर होगा उसके अंदर हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एक्चुअली में 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए लायक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।